गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर पे खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग बच्चों इसके पहले 18 लेक्चर कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा कि गॉस का नियम क्या होता है। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को गॉस के थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सभी लोग भैया अपना नोट्स वोट्स बना लिए होंगे, एक बार रिवीजन कर लिए होंगे, तैयारी कर लिए होंगे। चलिए उसी तैयारी के साथ आज हम उस लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19वां करने जा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख लीजिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ना आते हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ना आते हो। इसलिए आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं हमारे साथ? यस बच्चों, चलिए एक बार फिर से जो है फिजिक्स की दुनिया में हम लोग खो जाते हैं पूरे मन से, पूरे तन से एकदम। फिजिक्स जो है एक बार शुरू से मतलब शुरू करते हैं। और ये टॉपिक यदि बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया तो समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई सवाल जो गॉस थ्योरम पर बेस्ड होते हैं उसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गॉस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम एक बार गॉस के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल्स में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, चलिए आइए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक बार सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के कितने फार्मूले आपको अभी तक बताए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के बच्चों हमारे पास दो फार्मूले हैं। कौन कौन? पहला फार्मूला तो ये होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये केवल लेफ्ट साइड इसका देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। याद है सबको? उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होगी। चलिए जिन बच्चों को नहीं याद है वो भी अपना याद कर लें जल्दी से, और जिससे कि जब कोई भी वीडियो लेक्चर आपके लिए हम बनाएं तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में सिखाया है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया होता है और क्या दिया होता है बच्चों, एरिया वेक्टर दिया होता है। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा फार्मूला इधर आप देखिए क्या लिखा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा बच्चों? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद आ रहा है, ये बात किसने बताई थी? हाँ जरूर याद आ गया होगा आपको। यह बात बताई थी हम लोगों को कौन? गॉस साहब ने बताया था बच्चों। इस बात को किसने बताया था? गॉस। यही तो गॉस का नियम है। गॉस यही कहते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स होगा उसके अंदर नेट चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे बच्चों, यहाँ बराबर होंगे। इसलिए क्वेश्चन के रूप में ये लिखा जाता है। तो जब गॉसियन नियम का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसी इक्वेशन की मदद से, इसी समीकरण की सहायता से हम जो है सारे एप्लीकेशन सीखेंगे। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए बच्चों, देखिए ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, याद आ रहा सबको। डी ए ये एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है। और व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा सबको? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बीच का एंगल है। हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब इसको अगर हम ऐसा लिख लिए हैं तो अब हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, यहाँ पर बच्चे अक्सर जो इंटरमीडिएट में खास करके होते हैं, बाद में जा कर के भले इस बात को सीखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं और इसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं कैसे उसकी वैल्यू रखते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों,
तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स लाते हैं, इसमें सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया। तो हम अपना एक्सपीरियंस आप सबको बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स या वीडियो देख रहे हों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए हमारे साथ। आप देखो यहाँ पर कितने, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। देखिए सब लोग, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड DA, थीटा, इधर Q है और इधर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब आपको इसके अंदर और क्या दिख रहा है, चार्ज। चार्ज किसी पृष्ठ से जो बद्ध चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो लेफ्ट साइड है ना बच्चों, ये आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड DA और थीटा, इसमें कितनी राशियाँ आपको दिख रही हैं, 3 सबको समझ में आ रही है मेरी बात। कितनी राशियाँ दिख रही हैं बच्चों, 3 राशियाँ दिख रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक DA है और यहाँ पे क्या है, थीटा, और सामने क्या लगा है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है। अब ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है बच्चों, इसका मतलब कि इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। अब समाकलन करने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन यूज होता है वो बहुत, आप समझ लीजिए, बेसिक इंटीग्रेशन होता है। तो बेसिक इंटीग्रेशन को अप्लाई करते समय हमारे पास एक मजबूरी होती है कि जिस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही बच्चों? फिर से दोबारा आप सुनिए, जिस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल हुआ तब ये सामान्य इंटीग्रेशन से इस इक्वेशन को आप हल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए बच्चों हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी आपको इंटर लेवल पर उस मैथमेटिक्स को पढ़ाया नहीं जाता है। तो वो आप जब BSc में आप जाएंगे तो वहाँ फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स भी लेते हैं, तो वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वेरिएबल को चेंज करके वहाँ इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। लेकिन अभी इंटरमीडिएट में या जो कंपटीशन है आपके नीट है, इंजीनियरिंग है, उसमें आपको बच्चों नॉर्मल इंटीग्रेशन करना होता है। नॉर्मल इंटीग्रेशन का यह रूल है कि उसके अंदर जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सबके सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब आपके पास कितनी चीज़ें हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, DA है और थीटा। इन 3 चीज़ों में से बच्चों 2 को आपको फिक्स करना होगा। मेरी बात दोबारा सुनिए, इन 3 चीज़ों में कितने को फिक्स करना होगा, 2 को। हाँ, यदि आप 2 चीज़ों को फिक्स कर ले गए तो तीसरा एक वेरिएबल बचेगा, फिर उसको हम आराम से समाकलन के सूत्र लगा करके, समाकलन के रूल लगा करके उसको क्या कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके। तो यहाँ देखिए हमारे लिए आसान क्या होता है बेटा, गॉस नियम का जब एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना आसान है, कि थीटा को कांस्टेंट रखना आसान है, कि DA को कांस्टेंट रखना आसान है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपके सिलेबस में चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कोशिश यह करना चाहिए E और थीटा को कांस्टेंट कर लिया जाए। समझ में आ रही मेरी बात? एक बार फिर से देखो बेटा, मैंने क्या बोला, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इसको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। माने कि बचा क्या DA। तो ये जो DA है, एरिया वेक्टर है, जब ये केवल एक वेरिएबल बचेगा तो आसानी से यह समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उसी लाइन को मैंने लिखा है, यदि E और cos थीटा यानी थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो बच्चों cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो E और cos थीटा कांस्टेंट चीज़ें जो होती है समाकलन के बाहर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको बाहर कर लिया और बचा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब यहाँ जो 3 वेरिएबल आपको दिख रहे थे बच्चों, 2 को हमने जुगाड़ से कांस्टेंट बना लिया। अब वो जुगाड़ क्या है पेशेंस, अभी आगे हम जो है उसी पर काम करने वाले हैं। एप्लीकेशन का मतलब ही वही है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा को कांस्टेंट करना है। यदि आप जान गए तो एरिया है, एरिया को इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो ये 2 चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट होंगे, एरिया वेक्टर है, इसको हम इंटीग्रेट करके आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। इस समीकरण की मदद से जो चीज़ें इसमें अज्ञात हैं उसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे।
उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार दोबारा आप सुन लीजिए बच्चों, करना क्या है। गॉस की नियम का एप्लीकेशन में हमको बस एक चीज़ ये देखना है। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे, हर बार यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे। ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और थीटा इन दोनों को कांस्टेंट करेंगे और बचेगा क्या, एक वेरिएबल डी ए, जिसको आसानी से नॉर्मल इंटीग्रेशन से हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए गॉस की जो थ्योरम है बेटा, उसका एप्लीकेशन करते समय आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से जो है उसका एप्लीकेशन है। तो मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, एक फिक्स लीक बता रहा हूँ, फिक्स रास्ता बता रहा हूँ, उसी रास्ते पे आपको चलना है। चाहे न्यूमेरिकल में गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करना आपको हो और चाहे थियरी में कोई कहीं पर भी गॉसियन थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों, बस आप उसी को फॉलो करिएगा। मेरी गारंटी है आपको ना कोई सवाल रुकेगा, ना कभी थियरी में कोई कन्फ्यूजन होगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे सर वाह तब तो मज़ा आ जाएगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। फिजिक्स को आप एकदम फील करिए, समझिए। जब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तब आपको मज़ा आएगा। चलिए देखिए गॉसियन, यहाँ पे एक बात और आपसे क्लियर करना बच्चों, गॉसियन सरफेस। तो ये जो अभी मैंने बताया ई और थीटा, इसको कांस्टेंट करते हैं ना, इसका जुगाड़ यही है बेटा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से हम आपको नहीं बता पाए थे, इसलिए कि वहाँ पर बच्चों समय नहीं था, वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। इसलिए अब यहाँ पर हम आपको उसको डिटेल से करा रहे हैं। देखिए गॉसियन सरफेस का मतलब ये हो गया बेटा, पहली बात यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है, आपको हम पढ़ दे रहे हैं। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। हम जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो बच्चों पूरी तरीके से इमेजिनरी हो सकता है या रियल भी हो सकता है, लेकिन अक्सर केस में क्या होता है, इमेजिनरी ही होता है। तो हमको ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, ई कांस्टेंट हो और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, थीटा कांस्टेंट हो। जब ई और थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा डी ए, आसानी से क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इतनी देर से हम यही आपको समझा रहे थे। इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ ऐसी काल्पनिक पृष्ठ होती है जो ई तथा थीटा के लिए क्या होती है बच्चों, सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज गॉसियन थ्योरम, तो सिंपल सा उसे आप डेफिनेशन बता दीजिएगा बच्चों। क्या है डेफिनेशन, यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, नोट्स आप बना लीजिएगा। अभी हम समझाने के बाद बगल हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। तो व्हाट इज गॉसियन सरफेस, इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर 2 खास बात होती है बेटा, उसके लिए हर जगह ई कांस्टेंट होगा। माने पूरा पृष्ठ चाहे जहाँ भी आप देखोगे ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, और थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अब इसके बाद गॉसियन पृष्ठ के बाद बेटा जो गॉस का एप्लीकेशन है उसको लगाने के लिए मैं 4 स्टेप आपको बता रहा हूँ। कितने स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, 4, ज़्यादा नहीं, 4 ही बता रहा हूँ। आराम से याद कर लीजिएगा, खूब आराम से ये चारों स्टेप अपने दिमाग में एकदम बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी न्यूमेरिकल यदि रुक गया तो आप मुझसे कहिएगा बच्चों, मेरी गारंटी है कभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को जो सबसे वीक से वीक स्टूडेंट, जो कभी पढ़ा ही नहीं अच्छे से कि फिजिक्स क्या होती है, वो भी अगर ध्यान से सुन लेना, इन सारे स्टेप को अपने दिमाग में मेमोराइज कर ले, तो गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन एप्लीकेशन पर बेटा जितने भी बड़े से बड़े सवाल आते सब आपसे बन जाएंगे। देखिए 4 स्टेप में क्या है बच्चों, बोर्ड पे हमने पहले ही लिखा है, थोड़ा समय बचे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना, जो ई और ए के लिए क्या हो बच्चों, सिमेट्रिक हो। तो यही ये जो बात अभी हमने यहाँ पर बताया बेटा, वही बात वहाँ भी लिखी जा रही है। तो एप्लीकेशन में पहला स्टेप हमें क्या करना है, हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि करना कैसे है। तो उसमें सबसे पहले बेटा एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ की एक खास बात ही होती है क्या, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए और ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। ये गॉसियन पृष्ठ की डिफिनीशन ही ऐसी है, उसका कंसेप्ट ही यही है। तो पहले स्टेप में आपको क्या खींचना है, गॉसियन सरफेस। अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी एक बार सुन लीजिए आप अच्छे से बस। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बेटा, स्टेप 2 में आप देखिए हम इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए
की गणना करते हैं। वो जब आपने गॉसियन पृष्ठ लिया है उसके लिए E.dA की क्या करते हैं बेटा, गणना करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, गॉसियन पृष्ठ के भीतर Q नेट की गणना करते हैं। तीसरे स्टेप में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हम क्या करते हैं, जो आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर कितना Q है, कितना Q नेट है, परिणामी चार्ज कितना है, उसको फाइंड कर लीजिए। और लास्ट और फाइनल स्टेप आपका क्या है बच्चों, समीकरण, ये जो आप देख रहे हो ये इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dA बराबर Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो ऊपर अभी मैंने समझाया इसी का क्या करना है आपको एप्लीकेशन, इसको आप यूज़ करेंगे तो ये 4 स्टेप जैसे ही आप लगाओगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कितनी चीज़ें हैं बेटा आप देख रहे हो, जो भी वेरिएबल हैं किसी एक वेरिएबल का मान आपसे पूछा जाएगा और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि गॉस के नियम को कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, थियरी में। अब हम आपको 1 बाय 1 इसके एप्लीकेशन समझाने चल रहे हैं। तो आप लोग हम साइड हो जा रहे हैं, इसको खूब अच्छे से उतार लीजिए। और इधर देखिए बच्चों, यूट्यूब चैनल अपना है वीरेंद्र सर क्लासेस के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से और भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम साइड हो जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको उतार लीजिए। चलिए बच्चों उतार लिया आप लोगों ने इतना, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये गॉस का जो नियम है, अब आते हैं उसका एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से एप्लीकेशन उसका आए। चलिए ठीक है, पहला एप्लीकेशन बच्चों हम ले रहे हैं, आप एकदम रेडी रहिए, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप दिमाग में रखे रहिए। देखिए पहला जो एप्लीकेशन हम पढ़ने चल रहे हैं बेटा वो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, क्या बच्चों, पॉइंट चार्ज है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने चल रहा है। समझ में आ रहा क्या करने चल रहे हैं। देखो इसके पहले वाले चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को कैलकुलेट कर रखा है। पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल के रखा है। क्या आया था, E = 1/4πε0 Q/r²। कुछ याद आ रहा है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फिर से आप उसको क्यों डेरिवेशन करा रहे हैं। तो भाई देखिए वहाँ पर एक दूसरे तरीके से निकाला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर हम गॉस के नियम का यूज करके उसका एप्लीकेशन करके निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखोगे ना बेटा गॉस का नियम इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कुछ मिनटों में जो है हल कर देता है। जिस चीज़ की गणना करने के लिए बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन 2 पेज 3 पेज की करनी होती है ना, वो गॉस के नियम से बस 2 लाइन या मुश्किल से 3 लाइन में आपको आंसर मिल जाता है। तो है ना कमाल की थ्योरम। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसको। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है बेटा +Q, कितना चार्ज है यहाँ पे, +Q चार्ज है। अब इसकी वजह से हमको स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको चाहिए। समझिएगा बच्चों ध्यान से, ये कोई बिंदु चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमारे पास कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। अब यहाँ पर अगर बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए तो अब हम करेंगे क्या, करना क्या है, ज्ञात कैसे करना बच्चों, एप्लीकेशन लगाना किसका, गॉस के नियम का। तो अब देखिए गॉस का नियम का एप्लीकेशन आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने जैसा प्रोसीजर बताया वैसे कर डालिए। अब इसलिए बोर्ड पे लिखा हुआ सारी चीज़ें, ये एक एक स्टेप हमको काम करना है। एक बार इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, बाकी दूसरा जब अभी कंसेप्ट लेंगे, दूसरा जो डेरिवेशन लेंगे फिर इसको हम मिटा देंगे। आपको अपने ध्यान में रख करके मेरे साथ जो है एक एक स्टेप को जो है लगाना होगा। चलिए पहला काम क्या करते हैं बेटा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों, यस गॉसियन पृष्ठ। वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, 2 बातें आपको हमेशा याद रखना है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर A के लिए वो सममित होना चाहिए, यानी उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ना तो बच्चों E बदले और ना ही थीटा बदले। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है आप समझिए।
अगर हमको एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस खींचना है जिसके अंदर ये चार्ज पूरी तरीके से क्या हो जाए, ढक जाए। फिर से सुनिए, हमने कहा वो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस यानी गॉसियन सरफेस खींचना है जिसको जो इस चार्ज को पूरी तरीके से क्या करे, अपने अंदर ढक ले। लेकिन उसके अंदर एक खास बात हो, क्या कि उस पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर हम जाएं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी ही मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? हाँ, और जो थीटा है वो भी बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो इंटीग्रेशन जो है ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन, उससे हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे यदि मोर देन वन वेरिएबल उसके अंदर आ जाएगा तो चलिए बस यही बात उल्टा दिमाग में रख करके हम गॉसियन सरफेस को खींचते हैं। अब आपको हम समझाएं, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो किस पर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सबको याद होगा, पिछले क्लासों में ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जिस बिंदु पर इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है उस बिंदु की चार्ज से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर। अब बस इसी पॉइंट को हम लोग जो है यूज़ करेंगे। यदि डिस्टेंस बच्चों कांस्टेंट हम कर लें, माने कि एक ऐसा सरफेस हम इमेजिन करें जिस पृष्ठ की उस चार्ज से डिस्टेंस हमेशा क्या हो, एक जैसी हो। उस पृष्ठ पे कहीं भी हम जा कर के घूमें, हमेशा उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यदि ये नहीं बदलेगा बच्चों पृष्ठ के किसी भी बिंदु के लिए, तो पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, समान होगी। यस, यही सोच करके आपको एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना है जिसके किसी भी पृष्ठ पर घूमो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर जगह एक जैसा मिले। डिस्टेंस समान होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप ज़रा सोचो कोई ऐसी ज्योमेट्री, क्या हम किसी बेलन से इसको ढक दें? नहीं बच्चों, बेलन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेलन अगर आप लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस चेंज होगी। डिस्टेंस चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा काम ही ख़राब कर देगा। तो बच्चों चलिए ठीक है, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप घर पर अपने इत्मीनान से और भी इसके अलावा सरफेस खोजिएगा और मुझे बताइएगा कि ई और थीटा कैसे एक साथ एक ही पृष्ठ पर जो है कांस्टेंट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ पर एक गोली सरफेस खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा बच्चों? हाँ, गोली सरफेस। अब गोली क्या, यानी एक ऐसा गोला हम इमेजिन करेंगे जिसके अंदर ये चार्ज होगा। चार्ज कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। अब गोला खींचने से फ़ायदा क्या हो, यही हमारा गॉसियन सरफेस हो गया बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम चेक करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी बच्चों? चलिए, अगर हमें गोला इमेजिन करें इस तरीके से, तो एक गोली सरफेस आप देख लेंगे। आपको पता है कि गोले का जो सेंटर होता है उसका पृष्ठ हर जगह क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो ये जिसकी वजह से हमको इंटेंसिटी ज्ञात करनी थी, उस चार्ज को हमने मान लिया कहाँ बच्चों, सेंटर पर। हमने यह मान लिया कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, गोले के सेंटर पर, और ये जो डिस्टेंस है वो गोले की क्या बन गई, रेडियस बन गई। अब आप ज़रा सोचिए, एक गोला है, उसके सेंटर पर चार्ज है, तो गोले की किसी भी पृष्ठ पर आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर जगह डिस्टेंस सेम नहीं मिलेगी। भाई गोला है, गोले की रेडियस बच्चों सेम ही होती है, आप कहीं भी जाएंगे रेडियस तो हमेशा सेम ही होगी। तो हमने क्या कर लिया, आप यहाँ देखोगे तब भी डिस्टेंस आर होगा, इस पॉइंट पर देखोगे तब भी डिस्टेंस आर ही होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी डिस्टेंस आर ही होगा। मतलब कहीं भी आप जाके देखो डिस्टेंस क्या हो गया, आर को मैंने कांस्टेंट किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, इससे हमारा ये फ़ायदा हो गया, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर कहीं भी हम लेंगे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही गॉसियन सरफेस की बेटा खास बात है। अच्छा, अभी एक बात और बाकी है बेटा, इसमें थीटा कैसे कांस्टेंट हो गया? आप भी ज़रा सोचिए कि ऐसा गोली सरफेस लेने से थीटा कैसे कांस्टेंट हो गया बच्चों। चलिए मैं बताता हूँ आपको, थीटा होता क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन चाहिए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बोलिए। अच्छा सर कैसे बोलेंगे, आप पढ़ा रहे हो ऑनलाइन,
इधर देखिए, चलिए चार्ज से बाहर की तरफ बेटा कहाँ पर होती है बच्चों, चार्ज से बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की डायरेक्शन। आगे देखिए अब एरिया वेक्टर क्या होता है, बहुत अच्छे से बच्चों मैंने समझाया आपको इसके पहले वाले लेक्चर में। जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं जा करके प्लेलिस्ट में है पूरा वीडियो, एरिया वेक्टर का पूरा कंसेप्ट मैंने आधे घंटे 40 मिनट केवल एरिया वेक्टर ही समझाया है, ताकि बच्चों को इंटरमीडिएट ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में जब वो बैठे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। हर वीडियो को बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे ना तो बहुत कुछ अनुभव मैंने इसमें अपना डाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसको बताया है। आप इसको जितनी बार देखोगे ना उतनी बार तुम्हें ये नया लगेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से एक बार दो बार देखा करिए, तब आपको इसकी गहराई समझ में आएगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी पृष्ठ पर खींचा गया लंब, कहाँ, पृष्ठ के बाहर की तरफ, किधर, पृष्ठ के बाहर। अगर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो उस एरिया पर लंब खींचेंगे और वो लंब कहाँ होना चाहिए, आउटवर्ड फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस के बाहर की तरफ। वही बच्चों डेल्टा डी ए का क्या होता है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। आप देखो यहाँ पर, तो अगर इस गोली सरफेस पर बच्चों लंब खींचा जाए तो भैया लंब किधर जाएगा, लंब वो भी बाहर की तरफ, तो उसको आप देखोगे उसकी भी डायरेक्शन इधर ही आएगी ना बेटा। ये लंब हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया डायरेक्शन किसका, डी ए का। अब आप मुझे बताइए जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी दिशा में बच्चों क्या आ गया, एरिया वेक्टर भी आ गया। तो थीटा कितना, थीटा हो गया 0। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को समझने में देर लगती है। तो बच्चों अगर छोटी सी बात समझने में ज़्यादा वक्त आप लगाएंगे, अभी तो पूरी फिजिक्स पड़ी हुई है। चलिए कोई बात नहीं है। देखो अगर दो रेखाएं एक ही दिशा में चल रही हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अब सवाल ये है, क्या इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा समान है? ज़रा आप भी दिमाग लगा लीजिए। चलिए यहाँ अगर हम चेक करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ कैसे होगी, बाहर की तरफ। ये देखिए वेक्टर ई हो गया, और यहाँ पे डी ए आपको कैसे होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। तो देखिए अगेन यहाँ थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर जाके आप चेक कर लीजिए, जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये है बच्चों गॉसियन सरफेस। तो इतने दिनों क्या बच्चों, अभी पिछले वीडियो लेक्चर से हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है ना बेटा, ये इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, इसका नेचर क्या होना चाहिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए हमने क्या क्या कांस्टेंट कर लिया बेटा, इस पृष्ठ पर हमने कांस्टेंट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी और किसको, थीटा को भी। किसी भी जगह जाओगे ई हमेशा एक जैसा मिलेगा, और क्या आपको मिलेगा बेटा, और आपको थीटा भी क्या मिलेगा बच्चों, हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। तो हर जगह ये दोनों बातें क्या बेटा, सेम आपको मिलने वाली है। चलिए इसको अब हम पूरा कर लेते हैं बेटा, डेरिवेशन को जल्दी से। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये काम हमारा हो गया ओके। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है बेटा, दूसरे स्टेप में है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस बात को, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ई और छोटा सा किस पृष्ठ पर, गोली।
दे रहा हूं। ये ना जब डी को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, और पाई ये दो। समीकरण का यूज करते हैं ई डॉट चलिए लास्ट स्टेप हम लोग यूज करते हैं। लास्ट स्टेप में हमको करना हम कुछ पढ़े ही नहीं है, उसके बाद वीडियो तो एक बार फिर से गॉस पहला एप्लीकेशन देगा। अभी इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सारे न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। तो इसी तरीके के वीडियो अगर आपको देखना है बेटा के जो मित्र व्यवहारिक सगे संबंधी उनको आप शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, देखिए बेसिकली इसमें हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं बेटा, भले हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चाहे किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम का किसी भी